जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद मराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा हिंदी के 23वें नंबर के प्रैक्टिस सेट पर। शानदार सेशन होगा, एक से बढ़कर एक शानदार प्रश्न होगा। मोस्टली आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए स्किप करके मत भागना बेटा। जो भी शेर नहीं हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं, जिनका सपना वर्दी है और सितारे भी है, वो यहाँ पर लास्ट तक बने रहेंगे। पेट वाले बच्चे भी देखेंगे, जिससे कि पेट फटाफट क्वालिफाई करें। ऑल सिलेबस पर आधारित प्रैक्टिस सेट होगा, एक से बढ़कर एक शानदार, और डिटेल मिलेगा ऐसा थ्योरी क्लास जैसा। चलिए, ज़्यादा कुछ मैं कहता नहीं हूँ, सीधे सीधे सवालों पर चलते हैं। बेटा प्रश्न दिया गया है कि समुच्चय बोधक को किस अन्य नाम से जाना जाता है। बेटा जो समुच्चय बोधक होता है एक्चुअली क्या करता है, समुच्चय बनाने का काम करता है। और समुच्चय बोधक को बेटा हम अविकारी शब्द के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अविकारी शब्द का मतलब होता है अविकारी, मतलब विकार पैदा नहीं कर सकते। कह रहा है जिन शब्दों में आप विकार पैदा नहीं कर सकते वो अविकारी शब्द होते हैं। आपके मन में प्रश्न होगा, सर विकार कैसे पैदा हो सकता है? तो बेटा लिंग के अनुसार आपका विकार पैदा होता है, मतलब स्त्रीलिंग का पुल्लिंग में बदल लेते हो, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हो, लेकिन विकार पैदा नहीं कर सकते। सो यहाँ पर आप लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं हो सकता, वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं हो सकता, कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं हो सकता। ये सारे बिल्कुल निषेध होंगे आपके अविकारी शब्दों में। मतलब जो भी शब्द हैं उनमें आप कोई विकार नहीं कर पाओगे, न लिंग के अनुसार, न वचन के अनुसार, न कारक के अनुसार, वो आपके अविकारी होते हैं। विकारी शब्द बेटा क्या होते हैं, मतलब आप विकार पैदा कर लोगे। क्या कर लोगे बेटा? विकार। अरे विकार का मतलब होता है बेटा परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है। विकार का मतलब क्या है, परिवर्तन कर सकते हो। और इसमें आप लिंग के अनुसार परिवर्तन कर सकते हो, वचन के अनुसार भी, कारक के अनुसार भी आप विकारी शब्दों में कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी में तो दोनों दिए गए हैं, दोनों मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। ऑप्शन डी से मतलब नहीं है, सो सब कट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अविकारी शब्दों को बेटा हम अव्यय के नाम से भी जानते हैं। अव्यय का मतलब भी होता है आप खर्च नहीं कर सकते, मतलब हिंदी की भाषा में ना आप परिवर्तन नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते, इसलिए अव्यय को भी बेटा अविकारी और अविकारी को अव्यय बोला जाता है। यहाँ पर ये समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। मेढक बोलते क्या है, मेढक एक्चुअली टर्र टर्र करते हैं, टर्राते हैं, ठीक है। इस वाक्य में कह रहा है कि जब पानी बरसता है, किस प्रकार का वाक्य? बेटा यहाँ पर कह रहा है जब पानी बरसता है, जब पानी बरसता है। यहाँ पर पानी बरसने की बात कर रहा है, पानी बरसने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर बेटा आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी 2 का बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ तक समझ लो। विशेषण क्या होता है बेटा? जो आपके संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने का काम करते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की बेटा जो विशेषता बतलाते हैं वो आपके विशेषण कहलाते हैं, और जो बेटा क्रिया की विशेषता बतलाता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। विशेषण की परिभाषा यहाँ पर ऑलरेडी आपने समझ ली। क्रिया बेटा वो होता है जो आपका वाक्य होता है। वाक्य में एक्चुअली आपका जो कर्ता होता है ना, वो क्या धर उठा रहा है, मतलब क्या कुछ कर धर रहा है, ये सब बताने का काम आपकी क्रिया करती है। संज्ञा बेटा देश दुनिया धरती में आपका कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, कोई भी स्थान है जिसका कोई न कोई नाम है, तो वो आपकी संज्ञा, चाहे मेरा नाम हो या फिर तुम्हारा या फिर तुम्हारी वाली का, वो सब बेटा आपकी संज्ञा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? कह रहा है मतलब 3 आपके उदाहरण तत्पुरुष समास के रहने वाले हैं, एक बेटा नहीं है। जो नहीं है वही अकॉर्डिंग टू प्रश्न सही है। अब यहाँ पर हम समास को समझेंगे। समास एक्चुअली होता क्या है बेटा? समास आपके 2 पदों का मेल होता है, या कह सकते हैं पदों की जगह में 2 शब्दों का मेल होता है, उसके बाद एक नया सार्थक शब्द बनता है, वो बेटा आपका समास कहलाता है, ठीक है। तो समास समझ गए। तत्पुरुष समास में एक्चुअली क्या होता है बेटा? इसमें आपके उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद की क्या होती है बेटा? प्रधानता होती है। मतलब जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तो अब यहाँ पर हम बड़े बेटा खान और पान दिया गया है। खान पान जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका अलग है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत नहीं आता। पद दलित में आपका क्या आएगा? पद से दलित, ठीक है। पद से दलित से आपका कारक चिन्ह बेटा तत्पुरुष समास में ही आता है, ठीक है। बलहीन मतलब बल से हीन है, बल से हीन है, ये भी से आपके तत्पुरुष समास का ही कारक चिन्ह है। इसमें कह रहा गगन चुंबी मतलब होता है बेटा गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। डेडिकेटेड वीडियो समास पर बना, इसलिए ज़्यादा डिटेल पर बच्चों नहीं जा रहा हूँ, फिर भी डिटेल में मैं बहुत जा रहा हूँ, ठीक है। तो को यहाँ पर कारक चिन्ह है, ये भी बेटा आपके तत्पुरुष में आता है। सो आपके बेटा बी सी और डी
ये सारे के सारे बेटा तत्पुरुष समास के ही उदाहरण हैं, लेकिन ए वाला नहीं है। अगर दूसरे नज़रिए से देखो तो आप अगर बता पाओ कि ए वाला किसका उदाहरण है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे बच्चे समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या आपको द्वंद्व समास नज़र आ रहा है? समझ रहे हो? द्वंद्व समास नज़र आ रहा है, या फिर आपको ऐसा ही समझ में आ रहा है कि एक सार्थक शब्द है, दूसरा वाला निरर्थक है? अगर कुछ बता पाओ तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए, फिर भी संदेह रहेगा तो मैं क्लियर कर दूंगा, आप लोग कमेंट करिएगा। बेटा तालीम दिया गया, क्या दिया गया? तालीम शब्द किसके अंतर्गत आएगा? बेटा तालीम शब्द देखो तत्सम में तो नहीं आएगा। तत्सम शब्द बेटा वो शब्द होते हैं जो आपके संस्कृत के शब्द होते हैं, मतलब संस्कृत के शब्द हैं, ज्यों का त्यों कर लिया हिंदी में प्रयोग, सो तत्सम कहलाएंगे। तद्भव शब्द बेटा वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द थे और हमने उनको क्या किया बेटा, अपने अनुसार कुछ न कुछ विकार पैदा कर दिया, मतलब विकृत कर दिया। अर्थात कहने का मतलब है संस्कृत शब्दों का विकृत रूप अगर आप हिंदी में प्रयोग कर रहे हो ना, हिंदी में प्रयोग कर रहे हो तो वो प्यारे बच्चों आपके तद्भव कहलाएंगे। देशज का मतलब होता है देश में जन्मे। देश में जन्मे शब्द आपके क्या होते हैं बेटा? देशज कहलाते हैं। मतलब जैसे टट्टी लोटा जानते हो ना, गांव में लोटा उठा, वो सब आपका देशज में आता है। आगत शब्द बेटा जो बाहर से आए हैं, विदेशी भाषा से आए हैं। तो तालीम बेटा आप समझ गए होंगे किस भाषा का शब्द है, विदेशी भाषा के अंतर्गत आता है। सो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। विदेशी का हो या आगत का हो, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला बेटा छंद शास्त्र में दक्षाक्षर दिया गया है, किसे कहा जाता है? मतलब अगर छंद शास्त्र, छंद जानते हो कि नहीं जानते हो भैया? दुआ होता है, सोरठा होता है, कहाँ मात्रा लगानी है, कहाँ यति लगानी है, कहाँ गति लगानी है, कहाँ विराम लेना है, कहाँ नहीं लेना, सब बेटा आपके छंद बताने का काम करते हैं। दुआ, सोरठा, कुंडलिया, बरवे, रोला, सब क्या है? छंद है भैया आपके। तो यहाँ पर बेटा क्या लिखा है? दक्षाक्षर लिखा गया है। इसे एक्चुअली किसे कहा जाता है? तो बेटा छंद शास्त्र में जो आपके दक्षाक्षर होता है ना, वो बेटा ला और गा वर्णों को बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी है। फंस गए होगे इस सवाल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं बोला था एक से बढ़कर एक शानदार सवाल है। स्कोर अपना जरूर शेयर करना। 25 प्लस पहुंच पा रहे हो कि नहीं पहुंच पा रहे हो? 25 प्लस पहुंच पा रहे हो कि नहीं? अगर पहुंच पा रहे हो तो वर्दी तुम्हारी है, सितारे भी तुम्हारे हैं। प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग क्या होता है बेटा? मैंने एक लिया मूल शब्द, मैंने एक मूल शब्द लिया, उसके पहले मैंने कुछ जोड़ दिया। जो कुछ मैंने जोड़ा है वो एक्चुअली क्या जोड़ा है? उपसर्ग जोड़ा है। मतलब कोई मूल शब्द के पहले कुछ भी आप जोड़ोगे उपसर्ग हो जाएगा। मूल शब्द के बाद में मैंने क्या किया? कुछ जोड़ दिया, तो प्यारे बच्चों आपका क्या होगा? प्रत्यय होगा। मतलब किसी शब्द के बाद में कुछ जोड़ोगे तो प्रत्यय कहलाएगा, शब्द के पहले जोड़ोगे तो उपसर्ग कहलाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जो प्राचार्य दिया गया है, इसे जब मैं तोड़ूंगा तो प्र धन आचार्य में टूट जाएगा। अब यहाँ पर प्रा क्या है? आचार्य एक मूल शब्द है, इसके पहले प्रा जोड़ा गया, जो पहले जोड़ा जाता है वो उपसर्ग होता है। सो उपसर्ग यहाँ पर प्रा होगा, प्रा होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो 6 का ए वाला बिल्कुल सही हो गया। अगला सवाल है बेटा, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली, अच्छा ये बताओ कि जो हमारी खड़ी बोली है ना, किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? अगर बता पाओ तो हिंट में दे देता हूँ। पश्चिमी में आती है, राजस्थानी हिंदी में आती है। चलो 2 ही ऑप्शन देता हूँ कि पश्चिमी हिंदी में आती है या फिर राजस्थानी में आती है। डेडिकेटेड वीडियो में एक एक पॉइंट क्लियर किए, एक एक पॉइंट। तो खड़ी बोली आपके किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? और हिंदी में आपके 5 उपभाषाएं हैं। चलो ये भी बता दिया मैंने। तो खड़ी बोली का बेटा प्रथम महाकाव्य आपका कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है प्रिय प्रवास। क्या है बेटा? प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। अगर नीरजा की बात करें तो ये रचना किसकी है? जल्दी से छापो। नीरजा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है या फिर किसी और की है? कामायनी, चलो बता देता हूँ, आपके जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक, चलो साकेत किसकी है बेटा? मैथिली की है या फिर सुमित्रा नंदन पंत की है? डेडिकेटेड वीडियो बना इसलिए आपको मैं उलझाता हूँ। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी
मैथिली शरण गुप्त की मौलिक रचना है बेटा, मौलिक रचना मैथिली शरण गुप्त जी की बेटा कुड़ाल गीत है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, बिल्कुल 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 राइट आंसर है। 8 का ऑप्शन नंबर ए बेटा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आपके सामने, संज्ञा कहो, सर्वनाम कहो या विशेषण के अंत में लगने वाला जो प्रत्यय होता है, संज्ञा के बाद में कुछ जोड़ो, सर्वनाम के बाद में जोड़ो, विशेषण के बाद में जोड़ो, जो प्रत्यय होता है मूल शब्द के बाद में जोड़ता है, मैंने अभी स्पष्ट किया था, तो उसे क्या कहा जाता है बेटा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाला जो प्रत्यय होता है वो तद्धित प्रत्यय होता है। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तद्धित प्रत्यय बेटा आपके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगाया जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला सवाल, जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता रहता है तुम्हारे ग्रुप में या तुम्हारे सगे संबंधियों में एक आधा ऐसा प्राणी तो भैया बिल्कुल होगा जो तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ कमियों को, तुम्हारे अवगुणों को ही पकड़ने की कोशिश करेगा। क्योंकि बेटा मक्खी जो होती है ना, उसकी आदत ऐसी होती है पूरे सुंदर शरीर को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे घाव में ही बैठेगी। तो ऐसे प्राणी हमारे समाज में मोस्टली पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता रहता है, मतलब उसकी कमियों को ही हमेशा खोजता रहता है, कभी अच्छाई के बारे में बात नहीं करता, उसके लिए सही शब्द कौन सा होगा ये आपसे पूछा गया है। तो भैया राइट आंसर है छिद्रान्वेषी, जो आप में कोई न कोई कमी ढूंढता रहे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बेटा ए है। कृतज्ञ वे बेटा आदमी होता है जो तुम्हारे उपकार को नहीं मानता, मतलब उपकार को ना मानने वाला प्राणी जो होता है ना, वो आपका क्या होता है बेटा, कृतज्ञ होता है। बहुत पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर इसे भी मैंने क्लियर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ऊंट दिया गया है, ऊंट के मुंह में जीरा, बच्चा खाए खीरा। ऊंट यहाँ पर दिया गया बेटा, ऊंट का पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ देने वाले शब्द। ठीक है, समान अर्थ जिनका निकले हो बेटा पर्यायवाची कह रहा है। कौन सा नहीं है, एक चीज क्लियर है, 3 तो हैं, चौथा नहीं, जो नहीं वही आपका प्रश्न के अनुसार सही है। बेटा जो ऊंट होता है ना, 11 नंबर का सवाल है, जो ऊंट होता है उसे महाग्रीव, मतलब बड्डी सी ग्रीव होती है, ग्रीव मतलब गर्दन होती है, सुग्रीव का नाम जानते हो, तो महाग्रीव बेटा ऊंट का होता है। उष्ट्र भी होता है, क्रेमलक भी होता है, औंधा नहीं होता। बोले भैया हमसे लिया था पंगा, गिरा औंधा मुंह गिरा है। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऊंट का पर्यायवाची नहीं है, बाकी बेटा महागिरीव भी है, उष्ट्र भी है, क्रेमलक, सब के सब ऊंट के हैं पर्यायवाची। तो ऊंट के मुंह में जीरा और बच्चा खाए, आप समझ रहे हो। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या होती हैं, मतलब रस, रस समझ रहे हो ना, रस। अरे किसी काव्य को उठाया, पढ़ने लगे, किसी नाटक को देखना चालू कर दिया, कोई मूवी उठाई, लगे पड़े हो 3 घंटे, पता नहीं चला, लेकिन क्या मिला, आनंद की अनुभूति हो गई, आनंद की अनुभूति हुई, आनंद आया। अब इसमें सुख भी हो सकता है, इमोशनल ब्लैकमेल भी हो सकता है, आंसू भी छलक सकते हैं। तो उस दशा में क्या है, कोई ना कोई मन में आनंद की अनुभूति है, दुख की भी अनुभूति हो सकती है, तो वहाँ पर बेटा आपका रस होता है। तो कह रहा है रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं, आश्रय की चेष्टाएं एक्चुअली क्या कहलाती हैं, 12 नंबर का सवाल है। तो उसे बेटा अनुभाव के नाम से जाना जाता है। अगर बता पाएँ रस में आपके अनुभाव की संख्या कितनी होती है, तो बेटा 8 होती है। चलो अच्छा, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, अब ये तो बताना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, डेडिकेटेड वीडियो बेटा मैंने बनाया हुआ है। संचारी भाव वे भाव होते हैं जो हमारे मन में आते हैं और जाते हैं। तुमने बुलाया और हम चले आए और उसके बाद चले जाते हैं, तो वो बेटा संचारी वाले होते हैं। ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी 12 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं बेटा। अगला सवाल है, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा कौन सा छंद होता है। छंद तो बता ही दिया था मैंने क्या होता है। अब बेटा दोहे का उल्टा एक्चुअली में आपका सोरठा होता है, और दोहे में बेटा 13 और 11 मात्राओं का खेल चलता है। सोरठा में उल्टा हो जाएगा, तो पहले 11 आ जाएगा, फिर 13 मात्राओं का खेल चलता है। तो क्लियर,
चौपाई के बेटा 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। न दिमाग में आए तुलसीदास का कुछ भी याद कर लेना। नाथ संबुधन भंजु निहारा, होई है को एक दास तुम्हारा, आय सुखा कहे किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि को ही। कुछ ऐसे समथिंग एग्जैक्ट तो नहीं याद मुझे। तो बेटा सब चौपाइयाँ हैं आपकी। सोटा आपको समझ में आ गया। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 13 नंबर प्रश्न का। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल दिया गया है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भैया व्याकरण से होता है। कहाँ क्रिया लगानी है और कौन सी लगानी है, किसके साथ लगानी है, क्यों लगानी है, सब कुछ। वर्ण रचना कैसे है, शब्द बनाओगे कैसे, वाक्य कैसे बनाओगे, मतलब सब कुछ, क्या क्या बनाओगे, क्या क्या लिखोगे, कैसे करोगे, ये सब कुछ बेटा व्याकरण सिखाती है। सो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लिखित भाषा होता है जो कुछ आप लिखते हो, लिखी होती है जो तुम लिख देते हो। लिपि क्या होता है? एक्चुअली जो आपके वर्ण होते हैं ना, उनको आप लिखते किस तरीके से हो, वो लिपि कहलाती है। हिंदी की लिपि बेटा देवनागरी है। हिंदी अब भी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। ठीक, आज तक। आगे क्या होगा रब जाने। ठीक है, अगला बेटा, तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण है? सर्वनाम बेटा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का होता है प्रयोग, वो आपके सर्वनाम होते हैं। और बेटा यहाँ पर कह रहा है, ये जो तुम्हारा है ना, ये दिल है तुम्हारा, तो तुम्हारा जो कह रहा है ना, ये एक्चुअली किस सर्वनाम में है? क्या अनिश्चय है? अनिश्चय है? अनिश्चय नहीं है, ये है तुम्हारा। हमने बोला ना, अनिश्चय तो भैया नहीं है। जिस सर्वनाम में अनिश्चय का बोध होता है, अभी मैं क्लियर कर दूंगा। प्रश्नवाचक तो यहाँ पर है नहीं, संबंध दर्शा रहा है भैया, तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा। ठीक है, ये चैनल है तुम्हारा, ये परिवार है तुम्हारा, तो समझ लेना संबंध हमारा तुम्हारा जोड़ने का काम हो रहा है। सो राइट आंसर संबंधवाचक हो गया। तो संबंधवाचक तो चलो बन गया। अब कह रहा भैया अनिश्चयवाचक क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो होता है जिसके बारे में कोई निश्चितता नहीं होती। बड़े वीर बहादुर बने चले जा रहे थे, हार मूवी देख करके रास्ते में थोड़ा खड़खड़ फड़फड़ और पत्ते उड़े, उसके बाद तुम भाग खड़े हुए, पत्तों से तेज उड़ के तुम वहाँ से फरार हो गए। वहाँ पर आपने पूछा भैया क्यों भागे चले जा रहे हो? बोले कोई तो है, कुछ तो है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मतलब आपने कहा कोई तो है, कुछ तो है, बगल वाले कमरे में कोई तो है, कुछ तो है, वो सब क्या है बेटा? आपका निश्चयवाचक है। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह अगर मेरा है, निश्चितता का बोध बात करेगा, यह और वह आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। संबंध करवा ही दिया। पुरुषवाचक सर्वनाम में तो जानते हो आपका 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पुरुष के बारे में बताने का काम करता है कि मध्यम है, उत्तम है या फिर कौन सा है। ठीक, तो बिल्कुल क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बेटा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। मैंने बोला था डिटेल थ्योरी क्लास जैसा होगा, लेकिन काम वो पैक चलेगा। दही दिया गया है बेटा, लिंग बताना है। लिंग मतलब क्या होता है बेटा? स्त्री का बोध करवा दे और पुरुष का बोध करवा दे। मतलब स्त्री के बारे में बताया, पुरुष के बारे में बताया नहीं भैया, कन्फ्यूजन, क्योंकि कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। तो उसके लिए क्या होता है बेटा? लिंग आता है आपका, जो आपके क्या करता है, पुरुष और स्त्री में भेद करवाने का काम करता है। तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है दही भैया क्या है? एक बात ध्यान रखना, लिंग की पहचान करने का सबसे बढ़िया तरीका है, उसके पहले जो भी शब्द दिया गया है आप विशेषण का प्रयोग करके देख लो। अगर विशेषण काम कर गया, मतलब विशेषण 2 तरीके का होगा। अगर अच्छा विशेषण मान लो लिया, तो अच्छा विशेषण बेटा क्या है? ये आपके पुल्लिंग वाला विशेषण है। और आपने कह दिया सर अच्छी विशेषण से काम चल जाएगा, तो बेटा अच्छी आपका स्त्रीलिंग वाला विशेषण है। तो बेटा अगर पुल्लिंग वाला विशेषण उसके सामने फिट बैठ जाए तो वो शब्द आपका पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग वाला विशेषण बैठ जाए तो आपका स्त्रीलिंग होगा। अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग के विशेषण बहुत सारे हैं। विशेषण तो जानते हो, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले भैया वही सब विशेषण होते हैं। सो यहाँ पर कह रहा है दही। अब मैंने कहा कि यार मैंने दही खाया, चीनी मिला के खाया, बड़ा मजा आया, मतलब दही बहुत अच्छा था, वाह, दही बड़ा स्वादिष्ट था। बड़ा बेटा क्या है? विशेषण है। कैसा है? पुल्लिंग। मैंने कहा दही बड़ा अच्छा, अच्छा क्या है? पुल्लिंग विशेषण। सो राइट आंसर कह रहा है क्या? अच्छा दही। क्या बात है, दही अच्छा, अच्छा मतलब पुल्लिंग। सो पुल्लिंग ऑप्शन नंबर बी 16 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? नपुंसक बेटा आपके हिंदी में होते नहीं, उभय होते नहीं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग 2 ही लिंग हैं आपके हिंदी में। ठीक है, संस्कृत में छलांग मत लगाना, नहीं मामला बिगड़ जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। मतलब 3 आपके क्या है बेटा? सही हैं। चौथा सही नहीं, जो सही नहीं है वही आपका पूछा गया है, अशुद्ध वाला पूछा है, गलत वाला पूछा है। ठीक है, चलो
प्रश्न है भैया पहला, आप कहाँ पर रह रहे हो? भाई बिल्कुल गलत दिया गया है, लेकिन आगे भी बढ़ना पड़ेगा ना। इनमें से कई किताबें पढ़ी हुई हैं, सही बात है, पढ़ी हुई हैं। उसके प्राण उड़ गए भाई। मेरी तो सांस फूल गई। तो बेटा सांस भी फूल रही है, उसके प्राण भी उड़ रहे हैं, किताबें आपकी पढ़ी हुई हैं, चलेगा। आप कहाँ पर रह रहे हैं ये ठीक नहीं है। जो यहाँ पर लगाया गया है ना, ये खटक रहा है। आपके 17 नंबर के प्रश्न में ये जो पर लगा है ना, ये बेटा खटक रहा है। कहने का मतलब है आप कहाँ रह रहे हैं ये भी पूछ सकते हो, आप कहाँ रहते हैं ये भी चलेगा, लेकिन ये पर यहाँ पर खटकेगा। सो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? ए वाला चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका गलत है, बाकी सब भैया आपके सही दिए गए हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल पर। अंडे से जन्म लेने वाला, लो अंडे से जन्म लेने वाला, ये अंडा और इसके बाद फूटा, इसके बाद ये चीकू निकल के आया छोटा सा बाहर। तो अंडे से जन्म लेने वाला बेटा अंडज होता है। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडे का मतलब बेटा अंड हो गया, और इसके बाद जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला। अंडे से जो जन्म ले वो अंडज होता है। 18 का सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है स्वेदज। स्वेद माने क्या होता है बेटा? पसीना। स्वेद मीन्स होता है पसीना, और जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला। लो बेटा, पसीने से जो जन्म ले वो आपका स्वेदज होता है। पिंड से जो जन्म ले, पिंड से जो जन्म ले वो आपका होता है पिंडज। चिड़िया रानी, चिड़िया रानी से मतलब भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कोई हिंदी की उपभाषा नहीं है। आप सभी जानते हो, शुरुआत में पूछा भी था हिंदी में उपभाषाएं कितनी हैं, तो 5 हैं। अब कह रहा है कौन सी नहीं है, तो भैया 5 हैं। अब मुझे बताना पड़ेगा, तभी समझ पाओगे मेरे बच्चों। तो उपभाषाएं 5 हैं। एक तो आपकी पूर्वी हिंदी है। कौन सी है? पूर्वी हिंदी है। दूसरी बेटा आपकी कौन सी है? पश्चिमी है। तीसरी कौन सी है? राजस्थानी है। अगली कौन सी है बच्चों? आपकी बिहारी है। अगली आपकी कौन सी है? वो बेटा पहाड़ी है। ये 5 उपभाषाएं हैं आपकी हिंदी की। तो पकड़ लो भैया, पूर्वी भी है, पश्चिमी भी है, राजस्थानी भी है, मराठी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। हम चले इधर, आंसर इधर से उड़ गया। उपभाषा तो समझी गए। इन आपके हिंदियों के अंतर्गत बहुत सारी उपभाषाएं आती हैं, और मैंने आपसे प्रश्न भी किया था कि बेटा खड़ी बोली कहाँ जाएगी। सो आप तो समझ गए होगे कि खड़ी बोली यहाँ आएगी, पश्चिमी हिंदी में जाएगी। आपकी पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ए बी सी आते हैं। ठीक है, पश्चिमी में आपकी ब्रज भाषा भी आती है, और साथ ही साथ में आपकी खड़ी बोली भी आती है। ठीक है, राजस्थानी में जयपुरी आपकी जो है आती है, ओके, राजस्थान वाली आती हैं। ओके, बिहारी में बेटा आप जानते हो बिहार वाली आती हैं। चाहे भोजपुरी की बात कर लो, ठीक है, मगही वगैरह की बात कर लो। पहाड़ी में आपको बेटा पहाड़ी वाली, मंडियाली, गढ़वाली, ये सब यहाँ मिलेंगी। डिटेल क्लास ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी समझो कि मैं गहराई में जा नहीं रहा हूँ, तब मैं इतना जा रहा हूँ। सोचो डिटेल की क्लास में मैं कितना गया हूँ भाई। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आता है? बेटा वर्ण आप जानते हो कि जो वर्ण है ना, ये एक्चुअली हमारे हिंदी भाषा में या किसी भी भाषा में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके बिना कुछ होने वाला नहीं है। उस भाषा का आप ज्ञान अर्जित कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि इन्हीं वर्णों से मिला करके किसी न किसी शब्द का निर्माण करोगे, शब्द से मिलाकर वाक्य बनाओगे, पद बनाओगे, पद से वाक्य बना लोगे, वाक्य से एक सेंटेंस बनाओगे, सेंटेंस से एक पाठ बनाओगे, पाठ से एक पुस्तक बनेगी, एक पुस्तक से पता है एक बड़ा सा काव्य बनेगा, बड़ा काव्य में महाकाव्य बनेगा। मतलब क्या क्या ना बना डालो। शुरुआत बेटा यहीं से होती है। तो वर्ण तो समझ गए। अब वर्ण में अगर हम बेटा बात करें ना, तो जो आपके वर्ण है उनको कई भागों में बांटा गया है। जैसे कि स्वर में भी बांटा गया है, वैसे मोस्टली तो 2 भागों में बांटा गया है। वर्ण आपके बेटा आपके स्वर भी होते हैं और आपके व्यंजन भी होते हैं। स्वर जो होते हैं बेटा, इनकी संख्या बेटा हिंदी में 11 है। जो व्यंजन है इनकी संख्या 39 है। आपको कहीं पर 41 भी मिलेगी, कहीं पर 33 भी मिलेगी। ये सारी चीज़ें समझने के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाया, वो जाकर देख लेना। तो एक्चुअली तुलनात्मक तरीके से समझ में आएगा। यहाँ ज़्यादा समय मैंने एक्चुअली नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो बेटा स्वर भी आपके कई प्रकार के होते हैं। मूल होता है, ह्रस्व होता है, दीर्घ होता, समझ रहे हो। अब व्यंजन में भी वही दशा होती है। तो यहाँ पर बेटा जो अंतस्थ वर्ण है ना, तो यहाँ पर एक्चुअली अंतस्थ व्यंजन की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है?
अंतस्थ व्यंजन की बात कर रहा है। इतना सारा बैकग्राउंड मैंने इसलिए बताया ताकि मैं तुम्हें व्यंजन में ले जा सकूं। यहाँ पर व्यंजन की बात कर रहा है तो अंतस्थ में बेटा आपका क्या आता है, या भी आता है, रा भी आता है, ला भी आता है, वा आता है, या रा लावा, ये सारे के सारे बेटा अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। दूसरी बात, या और वा को बेटा अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है, अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ लेना, प्रश्न फंसाने के लिए पूछता है फिर घूम जाता है दिमाग, समझ रहे हो। तो अब बेटा यारा लावा तो मिल गया, या भी मिला, या मिला, लावा, का नहीं मिला हुआ है। का बेटा आपके कंठ वर्ण में आता है, क क क अंगा, च च च इया, त त आड़ा, ये सब है ना, ये आपके वर्ग दिए गए हैं। तो कंठ वर्ण में बेटा क ख ग अंगा आते हैं। ओके, चलो इतने ही आते हैं जो मैंने आपको बताए। 5वें नंबर वाला अंगा आपका पंचमाक्षर कहलाता है। ओके, प्राचीन शब्द दिया गया है किस प्रकार का विशेषण। विशेषण तो समझ गए, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द आपके विशेषण होते हैं। ये प्राचीन एक्चुअली है कैसा विशेषण, तो ये बेटा आपके गुणवाचक विशेषण में आता है। प्राचीन हो गया, नवीन हो गया, एक्चुअली गुण है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। परिमाणवाचक में बेटा क्या है, मात्रा बतलाने का काम करता है, मात्रा बतलाने का काम करता है। अल्लाह के नाम पे कुछ तो दे दे बाबा, है ना, वही कह रहा है, मात्रा बतलाने का काम करता है, मतलब संख्या बतलाने का काम नहीं करता, वो आपका परिमाणवाचक होता है। संख्यावाचक में बेटा आपका संख्या बताएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वाला, वो ठीक समझ रहे हो, याद आ गया होगा, तो संख्या बताने का काम करेगा। सार्वनामिक विशेषण में बेटा क्या होता है, होता तो सर्वनाम है लेकिन काम कैसा करता है, विशेषण का। मतलब अगर सर्वनाम आपका काम करे विशेषण का तो नाम हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर के प्रश्न का बेटा अगला सवाल है पृष्ठांकन। पृष्ठांकन दिया गया है, अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, ये आपसे पूछा गया बेटा। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, इंडोर्समेंट होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है भैया। जब जल्दी से ऐसे क्लास पढ़ोगे ना, मन लगा के पढ़ोगे, दिल से पढ़ोगे और मेहनत जी तोड़, जितना मैं कर रहा हूँ, कितने जोश के साथ, हाउ इज द जोश, जोश के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही मेहनत अगर करोगे ना तो सच बता रहा हूँ वेरिफिकेशन लेटर भी घर में आएगा, समझ रहे हो। स्पेसिमेन किताबों के ऊपर अक्सर लिखा रहता है, स्पेसिमेन है ना, इस तरीके से। अमेंडमेंट एक्ट, हो क्या बात है, एक्ट तक पहुंच गए, ये तो मामला भाई बड़ा बिगड़ गया। निम्नलिखित में से ये जो लगा है ना, ये है बेटा विसर्ग। क्या है, ये विसर्ग लगा है, इसलिए टेंशन न लेना कि ये 2 बूंदी बूंदी का लगाया, ये विसर्ग है बेटा आपका। तो विसर्ग का संधि का उदाहरण कौन सा है, संधि को समझो। विसर्ग में जाने से पहले संधि बेटा 2 समीपवर्ती वर्णों का मेल होती है। 2 समीपवर्ती वर्णों का मेल क्या होता है बेटा, संधि होती है। 2 समीपवर्ती वर्णों का मेल संधि। क्लियर। संधि के भेद कितने, 3, एक स्वर, दूसरी व्यंजन, तीसरी विसर्ग। स्वर के बाद में स्वर आए, स्वर संधि। व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन में से कोई भी आए, विकार परिवर्तन हो, इसके बाद जो कुछ बने व्यंजन। विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन में कोई आए, विकार परिवर्तन, बदलाव कुछ बने, समझ लेना विसर्ग। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, विसर्ग आना चाहिए भैया। तो विसर्ग संधि में विसर्ग जरूरी है, विसर्ग जरूरी है। तो चलिए भैया चलते हैं। अब यहाँ पर बेटा निष्ठुर दिया गया है, निष्ठुर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जब मैं और आगे बढ़ूंगा तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, भयंकर भी लिखा है। और आगे बढ़ूंगा मैं तो बेटा क्या लिखा हुआ है, मनोयोग लिखा है। तो जब मनोयोग को मैं तोड़ूंगा तो क्या टूटेगा, मनः धन, योग में टूटेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो विसर्ग लगा हुआ है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये विसर्ग संधि के उदाहरण के अंतर्गत आ जाएगा। सो राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी मुझे पता है कि इसमें संदेह होगा, इसमें भी संदेह होगा, अगर है तो कमेंट में छापना, प्रॉपर आंसर दिया जाएगा। मुझे पता होगा यहाँ पर कि सर ये नहीं होंगे क्या, व्यंजन होंगे कि क्या होंगे, कि समास होंगे, क्या होंगे, सब बताओगे, ठीक है। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कौन कहलाता है बेटा, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत ना
एक पूरा युग बना दिया गया। इतनी रचनाएं भारतेंदु जी की बात कर रहा है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र बेटा हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इतनी रचनाएं करी कि भारतेंदु युग ही बन गया। अगर सन बता पाओ कब से लेकर कब तक वाला भारतेंदु युग है तो अपार खुशी होगी और आपकी रैंकिंग में सुधार भी होगा और वर्दी के आप और करीब चले जाओगे। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अगले सवाल पर बढ़ा जाए भाई। अगला सवाल है, रमेश की गाय चरती है। चरने दो, क्या दिक्कत है भाई, चरेगी तो कोई बात नहीं। इस वाक्य में कौन सा कारक, अरे कारक पूछ रहा है, कारक। कारक बेटा क्या होते हैं, आपका जो कर्ता होता है बेटा, जो कर्म होता है और आपकी क्रिया होती है, इनमें संबंध जोड़ने का काम, तालमेल बिठाने का काम कारक करते हैं। और हिंदी में अगर हम बात करें कारकों की तो इनकी संख्या प्यारे बच्चों 8 है। और वही वाले कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के लिए संबंध काकी के अधिकरण में पय पर संबोधन हे हो रे अरे, ठीक वही सब आपके आते हैं। तो अब यहाँ पर बेटा कह रहा है कि रमेश की गाय, यहाँ पर रमेश का ना गाय के साथ बेटा संबंध दर्शाया जा रहा है। क्या दर्शाया जा रहा है, संबंध दर्शाया जा रहा है। आप देख रहे हो गाय किसकी है, रमेश भैया की है गाय, मतलब रमेश का संबंध गाय से है। ये की क्या कर रहा है, संबंध जोड़ने का काम कर रहा है, संबंध बनवाने का काम कर रहा है। सो राइट आंसर कौन होगा भैया, संबंध हो जाएगा। और संबंध हो जाएगा तो 25 का कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा भैया, संबंध वाला चला जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। कर्म में बेटा क्या होता है ना, को यहाँ पर आपका कारक चिन्ह दिया गया होता है, अधिकरण में आपका में होता है, पर होता है कारक चिन्ह दिया गया होता है, कर्ता ने आपका कारक चिन्ह दिया गया होता है, संबंध में बेटा आपका का की के रा री रे ये सारे दिए होते हैं। एक्चुअली डेडिकेटेड वीडियो बना है ना, इसलिए मैं ज़्यादा गहराई में जा नहीं रहा हूँ। अगर आवश्यकता है तो वहाँ पर जाकर देख लेना, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। निम्नलिखित में से, अच्छा एक मिनट भैया, आगे चलना था, आ गए। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। फंसा लिया बेटा, हिंदी वर्णमाला में चलना पड़ेगा। वर्णमाला में आपको 2 प्रकार के वर्ण मिलेंगे, एक बच्चों स्वर मिलेगा, दूसरा मिलेगा व्यंजन। सवाल में कह रहा है व्यंजन, सो स्वर को हमें यहाँ पर स्किप करना पड़ेगा। इनकी संख्या 11 है, व्यंजनों की संख्या पर हमें चलना पड़ेगा। व्यंजन में बेटा आपके 2 अवस्थाएं आती हैं, यहीं पर नहीं आती, 2 अवस्थाएं आती हैं व्यंजन में। डेडिकेटेड वीडियो ज़्यादा जाऊंगा बेटा तो पूरी क्लास यहीं हो जाएगी ना, फिर आप खुद ही बोर होकर परेशान हो जाओगे, टेंशन में सिर घूम जाएगा, अगला प्रश्न क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो बेटा व्यंजन में क्या होता है ना, आपके अघोष वर्ण भी होते हैं, अघोष व्यंजन भी होते हैं और घोष वर्ण भी होते हैं। ठीक है, मतलब घोष वर्ण भी होते हैं और अघोष वर्ण होते हैं। बेटा प्रत्येक वर्ग की बात करें, आप प्रत्येक वर्ग की अगर मैं बात कर दूंगा तो हिंदी में वर्णमाला में बेटा आपको 5 वर्ग मिल जाएंगे, 5 वर्ग मिल जाएंगे। 5 वर्ग में से बेटा आपका एक का वर्ग है, एक आपका चा वर्ग है, एक टा वर्ग है, एक ता वर्ग है और एक पा वर्ग है। मतलब क अंगा आड़ा तना प। ओके, कुल मिलाकर 5 वर्ग में बेटा आपके 25 वर्ण हो गए। ठीक, ये क्लियर हुआ। तो प्रत्येक वर्ग का जो पहले नंबर वाला वर्ण है और दूसरे नंबर वाला वर्ण है, असली बात मुझे उदाहरण लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, का वर्ग को लेता हूँ यहाँ पर, का वर्ग को मैं यहाँ पर लेता हूँ। का वर्ग के बेटा मतलब वर्ण कौन से हैं, का कबूतर, खा खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी और अंगा माने कुछ नहीं, ऐसे पढ़ाया गया था ना बचपन में। चलो बचपन में चलो, तो का वर्ग में बेटा ये पहले नंबर में दिया गया है, दूसरे नंबर में है, ये तीसरे नंबर में है, चौथे नंबर में है, 5वें नंबर में है। बेटा प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का, चाहे का वर्ग में जाओ, चाहे चा वर्ग में जाओ, टा में जाओ, ता में जाओ, पा में, किसी भी वर्ग में जाओ, पहला और दूसरा बेटा क्या होता है, अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है। बाकी जो बचे 3 तीसरे चौथे 5वें नंबर, मतलब 345 नंबर वाले ना, 345 3 4 5 वर्ण आपके जो है घोष में आते हैं और 1 और 2 नंबर वाले आपके अघोष में आते हैं। ठीक है, ओके, तो अब भैया चलते हैं। दूसरी बात, अघोष में आपके जो संघर्षी वर्ण हैं, जो कि सा सपेरा आता है, ये भी आता है, षटकोण भी आता है, ये तीनों जो सा आते हैं, तीनों सा, ये भी बेटा आपके इसी में आते हैं। तो सा कहाँ दिया गया है,
ऑप्शन नंबर ए में 26 का है। अब देखो यहाँ आंसर तक पहुँचाने के लिए मुझे इतना विस्तार करना पड़ा, लेकिन इसे बड़ी तेज़ी के साथ करना पड़ा। हो सकता है बच्चों को दिक्कत हुई होगी, भैया एक बार रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। बाकी और डिटेल चाहिए तो वर्ण रचना में चले जाना, सब कुछ मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? 26 का ए वाला सही होगा, बाकी सब के सब गलत हैं, किसी काम के नहीं है ऑप्शन, वहाँ पर बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलो अगला सवाल है, संगीत द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है। संगीत द्वारा क्या प्रभावित होता है? आचरण, आचरण। ठीक है, जैसा तैयार करोगे वैसा आचरण तैयार होगा। तो संगीत के द्वारा व्यक्ति का क्या प्रभावित होता है? आचरण प्रभावित होता है। ठीक है, सफलता तुम्हारे क्या चूमेगी? चरण। असफलता मेरे चरणों में गिर जा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। ठीक है, साथ में जुड़े रहो, लाइक ज़रूर करना मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक, तुम्हारा एक कमेंट हमारे लिए एनर्जी का काम करता है, समझ रहे हो ना, कार्बोहाइड्रेट का काम करता है। बेटा यहाँ पर कह रहा है नेकी और पूछ पूछ। अरे क्या बात है, नेकी और पूछ पूछ। तुम्हारे लिए घर में बैठे थे, सुखा रहे थे, बिल्कुल सोच रहे थे, समझ रहे, तो आपने कहा कुछ मिल जाए खाने के लिए, लेके आ गया कोई बर्फ़ी पेड़ा, गरम। पूछ रहे हैं भैया खाओगे क्या? अरे मतलब यार जान निकली जा रही, बिल्कुल बैठे हैं सदा से, दे दो समय खा जाए। वो कह रहा है नेकी और पूछ पूछ। लोकोक्ति है, लोकोक्ति बेटा अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है। लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है। नेकी और पूछ पूछ मतलब हम तैयार बैठे हैं, हमसे कोई पूछे तो सही, समझ रहे हो? हाँ, तो भलाई करने में आनाकानी की बात कुछ नहीं करेंगे, दे दोगे बिल्कुल सब चर के रख देंगे हम। ठीक है, भलाई करने में क्या पूछना है? भलाई करने में तुम हमसे कुछ पूछोगे क्या? अरे जो कहो सब कर डालो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर सवाल का अगला बेटा सवाल है, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? अरे छायावाद को प्रतिबिंबवाद अगर किस प्राणी ने कहा, इन विकल्पों में से तुमसे पूछा गया है, तो ये बात कही आपके रामविलास वर्मा जी ने। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। रामचंद्र शुक्ल की बेटा रचना आप जानते होंगे, चिंतामणि है, पूछी जाती है। अच्छा ये बताओ चिंतामणि कितने भागों में है? अच्छा ये बताओ रामचंद्र शुक्ल है कि नहीं है? किसी दूसरे की तो नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा बताओगे अच्छे बच्चे होकर के, कितने भागों में बता देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा था? रामविलास वर्मा जी ने बोला था। अगला सवाल और लास्ट, अनुस्मारक क्या बात है? बोले यार हमने एक पत्र लिखा था, अभी जवाब नहीं आया, कार्यालय से नहीं आया, अब क्या करें? बोले फिर से लिखन अनुस्मारक पत्र, मतलब याद दिलवाने के लिए फिर से पत्र लिख दे भाई, तो जल्दी से जवाब लौट के आ जाएगा। अनुस्मारक का मतलब हो गया स्मरण करवा दे, सामने वाला भूल गया होगा। बहुत सारे काम होते हैं, बड़ी बड़ी ऑफिसेस में बहुत काम होते हैं, तो एक और लेटर लिख दे भाई कि आपने उसका जवाब नहीं दिया, जल्दी जवाब की आवश्यकता, समथिंग समथिंग समथिंग, तो उसे बेटा हम स्मरण पत्र के नाम से जानते हैं। सो राइट आंसर डी है। अनुस्मारक देगा तो कंफ्यूज कर रहा होगे, लेकिन स्मरण देगा मतलब याद करवा रहे हैं कि भैया जवाब आपने भेजा नहीं अभी तक, जो पहले वाला हमने भेजा था, मतलब चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने कौन से देश तुम चले गए, मतलब क्या याद दिलवा रहे हैं कि भाई नहीं जल्दी भेजो जल्दी भेजो। 30 का बेटा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। अब क्लियर हो गई हैं तो एक्चुअली आपने कितना क्लियर किया है ना, स्कोर कार्ड फटाक से शेयर करो। उत्साहवर्धन के लिए लाइक कमेंट करना भूलना नहीं, कुछ तो लिखोगे। ठीक है, और इस तरीके की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस, नोटिफिकेशन ऑन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।